हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फसल उगाई जाती है, किस तरह से उसे स्टोर किया जाता है, ये सब करने में किन किन प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर और अभी अभी आप क्लास 8 में आए हैं। तो आपने एक वीडियो मैंने बनाई थी क्लास 8 साइंस इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो आपका चैप्टर है वो आपके बायोलॉजी में आता है और इन द सेंस ऑफ लाइफ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इसमें से ज़्यादा पार्ट जो है वो आपको पता होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपकी पूरी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यानी पहेली और बूझो जो थे वो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन के दौरान। उनके जो अंकल थे वो फार्मर थे। तो फार्मर के पास बेसिकली कौन कौन से टूल्स होते हैं? खुरपी होता है, सिकल होता है, सॉवल होता है, प्लॉ होता है। जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं वही आमतौर पे एक फार्मर के पास होता है। तो वहाँ पे उन्होंने ये सारे टूल्स देखे। सो बूझो वॉन्ट्स टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ द टूल्स। यानी ये टूल्स तो उन्होंने देख लिए पर बूझो जानना चाहता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो आपने क्लास 6 और 7 में तो पढ़ लिया है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें खाना चाहिए। प्लांट्स जो है वो अपना खुद से खाना बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर हम जो एनिमल्स हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो हम खाना कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल सी बात है, प्लांट से लेते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. अब खाना तो हमने ले लिया, इससे एनर्जी यूटिलाइज होगी और फिर एनर्जी से हम बहुत सारे बॉडी फंक्शंस करते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो इस तरह हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब ये जो खाना है वो हमें प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी। अब जैसे प्लांट फूड में आ जाएगा हमारे सीरियल्स, व्हीट, राइस, ये सब। और एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा? कॉटेज पनीर, मिल्क, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो हमें अपना खाना एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। यानी हम खुद से नहीं बनाते, हम पूरी तरह से दूसरों पे अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। ठीक है। नाउ बूझो इज़ आस्किंग समथिंग। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश की पॉपुलेशन कितनी है? पता है आपको? 135 करोड़। तो अब इन 135 करोड़ में से सभी लोगों को खाने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि 10 करोड़ बिना खाए भी रह सकते हैं, सबको खाने की ज़रूरत है। तो इन सब की डिमांड्स कैसी पूरी की जाती है? कैसे इतने सारे लोगों को खाना मिलता है? तो फिर पहेली ने बड़ी ही वाइजली और स्मार्टली जवाब दिया है। सिंपल सा तरीका है, फूड को अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो सबकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर हमें बहुत बड़े पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? हम रेगुलर प्रोडक्शन करते रहें, जो हमने प्रोड्यूस किया है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें और साथ ही साथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। किसको कितना देना है, कैसे देना है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हमें दिया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC। यानी इस टाइम तक ज़्यादातर लोग जो थे वो नोमैडिक थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने और शेल्टर की खोज में। उस वक्त वो क्या खाते थे? कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और या तो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। ठीक है। इसीलिए अब मतलब एक जगह पे रहते हैं, वहाँ के जब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह पे जाते थे। यानी कोई भी उनका परमानेंट ठिकाना नहीं था, टेम्पररी वो नोमैडिक मैन थे, इसलिए इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते थे। पर जब उन्होंने कल्टीवेशन शुरू की और पहली बार राइस प्रोड्यूस किया
वीट प्रोड्यूस किया और बाकी सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें इनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। इसीलिए हमें किसी ना किसी जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे परमानेंटली सेटल होना पड़ेगा, और तभी वो सेटल भी हुए और उसी तरीके से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुई। किस तरह से? यही सबसे पहले लैंड कल्टीवेट किया, राइस प्रोड्यूस किया, ये सब के प्रोडक्शन से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। Now let's read further. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब एक तरह के प्लांट्स एक बड़े से स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अगर हम बोल रहे हैं कि क्रॉप ऑफ wheat, यानी उस खेत में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किसके हैं? वीट के। तो क्रॉप का मतलब बेसिकली क्या हुआ? जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को बहुत ही बड़े स्केल पे कल्टीवेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसे कहा जाता है क्रॉप। जैसे वीट क्रॉप है तो सारे प्लांट्स वीट के, राइस का क्रॉप है तो सारे प्लांट्स राइस के, बाजरा का है तो सारे प्लांट्स राइस के। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है क्रॉप का। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। आप जानते हैं कि क्रॉप जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं। सीरियल्स अलग होते हैं, वेजिटेबल्स अलग होते हैं, फ्रूट्स अलग होते हैं। तो अब वो किस सीज़न में ग्रो कर रहे हैं? रेनी सीज़न में ग्रो कर रहे हैं, विंटर सीज़न में ग्रो कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे इसी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट की बात करें, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। अगर हम मेघालय नॉर्थ ईस्ट साइड में चले गए तो उधर ह्यूमिडिटी और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से हर प्लेस जो है वो एक दूसरे से बहुत सारे टर्म्स में वैरी करता है। सो देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब सीज़न अलग हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, तो फिर जो क्रॉप ग्रोन होंगे वो भी तो अलग होंगे। फिर भी इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद में हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो आइडेंटिफाइड हैं। दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होता है। पहला होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है राबी क्रॉप। तो सबसे पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, यानी वो फसल जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप्स। यानी जनरली जून से सितंबर के टाइम में ये उगाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में उगते हैं। फिर है राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक, उन्हें क्या कहा जाता है? राबी क्रॉप्स। जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। ठीक है। बिसाइड दिस, इनके अलावा जो पल्स या जो वेजिटेबल हैं जो समर के दौरान उगाई जाती हैं वो भी काफ़ी अलग होती हैं। ये सब तो मतलब हो गया विंटर सीज़न और रेनी सीज़न, पर जो पल्सेस और वेजिटेबल्स होती हैं वो समर में उगाई जाती हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी जब हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कुछ करना भी तो होगा सॉइल को। ऐसा तो नहीं कि बस बीज डाल दिया काम ख़त्म, अपने आप प्लांट उग जाएगा। बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब बूझो ने एक क्वेश्चन किया है कि जो पैडी है यानी जो धान होता है उसे हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? तो हम जानते हैं कि जो धान है उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसी वजह से उसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक्स पे, प्रैक्टिसेस पे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, यानी जब हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि फार्मर्स जो है अंडर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो सेम होती हैं। अगर आप खुद गार्डनिंग का काम करते हो तो आप जो एक्टिविटीज़ अपने फील्ड में करते हो, अपने गार्डन में करते हो, वही एक्टिविटीज़ फार्मर जो हैं वो लार्ज स्केल पे अपने फील्ड में करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू अस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी यही जो एक्टिविटीज़ हैं, यही जो प्रैक्टिसेस है, इन्हें क्या कहा जाता है?
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब देखते हैं। टोटल 7 होता है। सबसे पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं उसमें बीज डालने के लिए। फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर उसको इरिगेट करते हैं, फिर वीड से प्रोटेक्शन करते हैं, हार्वेस्टिंग यानी जब वो पक जाता है तो उसे काटते हैं, स्टोरेज यानी सारी प्रोसेसेस होने के बाद किस तरह से उसे स्टोर करना है वो होता है हमारा स्टोरेज। सबसे पहले देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी किस तरह से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। क्रॉप को उगाने से पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क में से एक होता है। क्या करते हैं हम इसमें सॉइल को टर्न करते हैं और लूजन करते हैं। बार बार ग्रो करने से सॉइल जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो उस टाइट सॉइल को लूज़ करते हैं बाय दिस प्रोसेस। इससे क्या होता है? लूज़ करने से कर रहे हैं तो कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो जब हम लूज़ करते हैं तो पूरी मिट्टी लूज़ हो गई, तब उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो सॉइल के अंदर तक चला जाएगा। और अगर हम उसमें प्लांट के बीज डालेंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो भी ज़्यादा डीप तक जा पाएंगी, जिससे प्लांट जो है वो हेल्थी वे में ग्रो कर पाएगा। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, यानी जो लूज सॉइल होती है एक और काम करती हैं कि रूट्स आसानी से इसकी वजह से ब्रीथ कर पाती हैं। अब मतलब सॉइल के अंदर अंदर जा रही है तो हम जानते हैं ऊपर लेयर जो होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एयर अवेलेबल होती है, पर जितना नीचे जाएंगी उतना तो यह एयर कम होती जाएगी। तो इसी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, लूज़ कर दिया तो उसके अंदर एयर भर गई, एयर स्पेसेस भर गई, एयर कैविटीज़ आ गई, तो उससे प्लांट के रूट्स जो है वो भी अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। ठीक है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, यानी किस तरह से लूजनिंग से रूट्स जो है वो आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं। तो जब सॉइल लूज हो जाता है तो उससे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और ये सब क्या है? ये तो फार्मर के फ्रेंड्स हैं। और ये क्या करते हैं? ये सॉइल को टर्न करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमस? द डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज नोन एज ह्यूमस, यानी जो भी सड़ा गला मैटर होता है उसमें वो कहलाता है ह्यूमस। पर अब हम सॉइल को क्यों टर्न करते हैं और क्यों लूजन करते हैं? तो आपने पिछले क्लासेस में तो पढ़ ही लिया है कि सॉइल जो है उसमें मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पर साथ ही साथ कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी उसमें डिकम्पोज्ड होते हैं। तो अब इनके डीकम्पोजिशन से क्या होता है? जब ये मर जाते हैं, उसमें डीकम्पोज हो जाते हैं, तो इनके डिकम्पोज होने के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी रिलीज़ होते हैं इन द सॉइल। और सॉइल में रिलीज़ होने के बाद वापस ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्व हो जा रहे हैं। तो पूरा ये कुछ भी करे फ़ायदा किसको हो रहा है? प्लांट को और फार्मर को। ओके, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, यानी जो टॉप लेयर है सॉइल की उसमें सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर तक प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट करती है सॉइल। ठीक है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, यानी जब हम सॉइल को टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? टर्न करने में क्या कर रहे हैं? ऊपर की सॉइल है इसको नीचे करेंगे, नीचे की सॉइल को ऊपर लाएंगे, तो क्या होगा? ऊपर की सॉइल में बेसिकली प्लांट पहले ग्रो कर चुका है तो इसके न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। पर जो नीचे वाला सॉइल है इसमें अभी भी न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जब हम इसको ऊपर कर देंगे तो प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ओके, थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। सो ये जो इसकी लूजनिंग और टर्निंग की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। इसको जनरली एक प्लॉ से किया जाता है। प्लॉ आमतौर पे किससे बना होता है? या तो वुड से और या तो आयरन से। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, मान लीजिए सॉइल जो है वो पूरी तरह से सूखी है, एकदम बहुत ही ज़्यादा सूख गई, उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो उसमें प्लॉगिंग करने से पहले हम उसमें पानी डालते हैं ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, पर कभी कभी प्लॉइंग करने के बाद भी क्या होता है? सॉइल में बड़े बड़े ढेले टाइप से होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं क्रम्प्स, और इन क्रम्प्स को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
So leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. लेवलिंग मतलब इन सारे क्रम्स को ब्रीक करना और जो सॉइल है उसको चारों तरफ से इवन कर देना, ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी ना हो, कहीं पे भी क्रम्स ना हो। ऐसा करने से क्या होता है, सोइंग में भी हेल्प मिलती है और इरिगेशन में। लेवलिंग से क्या होता है, जब भी हम सॉइल को लेवल करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं, लेवलर से, और ये दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। पर कभी कभी क्या करते हैं, हम टिलिंग करने से पहले कभी कभी उसमें मैन्योर यानी कि खाद डालते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है मैन्योर से, ठीक है, क्योंकि जब हम उसको टिलिंग करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो ये जो मैन्योर है वो प्रॉपरली उसमें मिक्स हो जाएगा। सो द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग, यानी इसमें बीज डालने से पहले इसे मॉइस्टेंड कर दिया जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। So let's study about these. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. यानी अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सीड शो करने से पहले क्या करें, जो सॉइल क्रम्स हैं इसे ब्रीक करें। इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो है प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्लॉ के बारे में, क्या करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लॉ के बारे में। सो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी सॉइल को टिल करने के लिए बहुत ही पुराने समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इससे हम वीड्स भी रिमूव करते हैं और सॉइल को टर्न भी करते हैं। ये वुड से बना होता है, ठीक है, और एक बल्स का यानी बैल का एक जो जोड़ा होता है वो इसे खींचता है। इसमें मेनली एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है कुछ इस तरह की, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लॉशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉग ऑफ वुड, इसका जो मेन पार्ट है वो एक लंबा वुड का टुकड़ा है जिसे हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। और ये जो प्लॉ शाफ्ट होता है इसके एंड में एक हैंडल होता है। दूसरा जो एंड होता है वो बीम से अटैच्ड होता है जो कि बुल के नेक पे लगाया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लॉ, यानी प्लॉ को ऑपरेट करने के लिए मेनली क्या चाहिए, एक बैलों का जोड़ा और एक इंसान। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउडेज, यानी पुराने टाइम में वुडन प्लो का यूज़ किया जाता है, पर आजकल किसका यूज़ किया जा रहा है, आयरन प्लो। अब हमें पढ़ना है हो के बारे में। तो ये एक सिंपल सा टूल है जिससे हम वीड्स रिमूव करते हैं और सॉइल को लूजन करते हैं। इसमें वुड की एक लंबी सी रॉड होती है और आयरन का एक टुकड़ा होता है, बेंट प्लेट टाइप सा उसका होता है। देखते हैं, इसकी पिक्चर भी दी हुई है नेक्स्ट पेज में। ये पिक्चर है प्लॉ की, देख सकते हैं। ये है हमारा पेयर ऑफ बल्स एंड अ मैन विच इज़ नीडेड टू ऑपरेट अ प्लॉ, ठीक है। तो इसका ये जो आयरन वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, प्लॉ शेयर, और ये जो इसका लॉग ऑफ वुड है इसे कहा जाता है प्लॉ शाफ्ट, ठीक है। ये पिक्चर आपको हो की दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये पार्ट है वुडन पार्ट और ये है आयरन की बेंट प्लेट। इसको जो है एनिमल्स के द्वारा पुल कराया जाता है। फिर है कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लॉइंग इज़ डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल प्लॉइंग किससे कराई जाती है, ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर से। इससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कल्टीवेटर का। नाउ लेट्स सी अबाउट सोइंग। सो सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और सोइंग यानी बीज डालने से पहले सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरे हेल्दी सीड्स का चुनाव किया जाता है, ठीक है। फार्मर प्रेफर्स टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, यानी फार्मर्स ऐसे सीड चुनते हैं जो कि हाई यील्ड दे। ऐसे ही एक जो सीड्स है उसका नाम है HYV सीड्स, जिसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी। से बड़ा ही अच्छा यील्ड मिलता है, बड़े ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो पहेली का कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने भी अपने घरों में देखा होगा और पहेली हमसे शेयर करना चाहती है। उसने एक दिन देखा था कि उसकी मदर जो है वो कुछ ग्राम सीड्स को एक वेसल में डाल रही है और थोड़ी देर बाद उसका जो पानी है उसे निकाल दे रही है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही है, सॉरी। और फिर थोड़ी देर बाद देखती है कि कुछ जो सीड्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। तो अब ये सीड्स क्यों फ्लोट कर रहे हैं, देखते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, यानी एक बीकर लीजिए, आधा उसमें पानी भरिए, फिर उसमें वीट के आधे मुट्ठी सीड्स डाल दीजिए और अच्छे से मिलाइए।
थोड़ी देर बाद देखिए तो आप देखोगे कि उसमें से कुछ जो सीड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, कुछ जो सीड्स हैं वो डूब चुके हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं वो डैमेज सीड्स हैं। क्यों? क्योंकि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो, खोखले होते हैं। खोखले हैं इसका मतलब हल्के हैं और इसीलिए ऊपर तैर रहे हैं, इसीलिए उसको बाहर निकाल के रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम अच्छे और हेल्दी सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। यानी सोइंग के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि सीड सो करने के लिए कौन से टूल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसके बाद है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। यानी इसका फनल की तरह शेप होता है जो ट्रेडिशनली सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस सीड्स में हम क्या डालते हैं? फनल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फनल का। अब इस फनल में ही हम क्या डालेंगे? सीड्स। ठीक है, और इसी से एक एक सीड जो है वो अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे फनल लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज़ यूज्ड फॉर सोइंग। आगे देखते हैं सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। यानी आजकल सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैक्टर्स के साथ सो करने के लिए। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सीड ड्रिल से। इससे क्या होता है? इससे एक बड़ा ही फ़ायदा है कि जो सीड्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे ग्रो करते हैं। यानी डेप्थ भी इक्वल है और आपस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी यूनिफॉर्म है। और इस बात का इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो सीड्स है वो पूरी तरह से सॉइल से कवर हो जाए आफ्टर सोइंग। क्योंकि अगर सॉइल ऊपर ही, सीड्स ऊपर ही रहेंगे तो जो बर्ड्स हैं वो आएंगे और उन इंसेक्ट्स को खा जाएंगे। और अब जब सीड्स ही नहीं रहेंगे तो हमारा प्लांट कैसे उगेगा? तो जब हम सीड ड्रिल के इस्तेमाल से सोइंग करते हैं तो उससे हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है। अब बूझो ने कुछ कहा है। उसके एक स्कूल के पास में एक नर्सरी है। उसने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उनको छोटे छोटे बैग्स में रखा है। तो अब इन्हें ऐसे क्यों रखा है? तो फिर पहेली ने जवाब दिया है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि पैडी, उन्हें सबसे पहले नर्सरी में रखा जाता है और जब ये सीडलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं तो इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में। और ये मैनुअली ही किया जाता है, इसमें किसी मशीन का उपयोग नहीं होता है। और ऐसे ही जो फॉरेस्ट और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है। ठीक है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। अब सारे प्लांट्स एक ही जगह पे उगेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? ओवरक्राउडिंग। इसीलिए उन सब के बीच में अप्रोप्रिएट सही अमाउंट में डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। इससे क्या है, जो भी प्लांट्स हैं उन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं। और कभी कभी कुछ प्लांट्स जो है उन्हें हटा दिया जाता है ओवरक्राउडिंग प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी क्यों हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी वो सब्सटेंसेस जिन्हें सॉइल में डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्थी ग्रोथ हो सके, उन्हें कहा जाता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ठीक है। फिर बूझो ने कहा, मैंने एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो करते हुए देखा है फार्म में और उसी के पास में जो फार्म है उसके प्लांट्स जो है वो वीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स बाकी प्लांट से बेटर ग्रो करते हैं? तो सॉइल का काम क्या होता है? सॉइल जो है वो क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सप्लाई करता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं। कुछ एरिया में क्या किया जाता है, फार्मर्स जो है वो बड़ी ही हड़बड़ी में होते हैं। वो एक क्रॉप उगाते हैं, उसको काटते हैं, फिर दूसरा क्रॉप उगाएंगे, उसको काटेंगे, तीसरा क्रॉप उगाएंगे। तो इसी तरह से वो लगाते रहते हैं, क्रॉप उगाते रहते हैं, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। और फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड यानी ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते हैं। तो अब हर प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए। अब बार बार क्रॉप लगा रहे हैं, बार बार न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, तो एक बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो सॉइल है उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं बचता।
कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। यानी हम ऐसे ही अगर लगातार क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते रहें तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा। इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं वो सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश हो जाए, यानी वापस उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। और अगर हम अच्छे से मैन्योरिंग नहीं करते, कम मैन्योरिंग करते हैं, उसी की वजह से प्लांट्स जो है वो वीक हो जाएंगे। अब मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन के बाद हमें मिलता है। इसको बनाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, जनरली जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसे एक बड़े से गड्ढे में डंप कर देते हैं और उसे डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं, और यही जो डीकम्पोज मैटर है इसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने इस वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में तो पढ़ा ही है क्लास 6 में, उसमें भी क्या किया जाता है, डीकम्पोजिशन बाय रेड वर्म्स। अगर आपने क्लास 6 में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। यानी मूंग और ग्राम के सीड्स लीजिए और फिर उन्हें जर्मिनेट कीजिए। फिर 3 इक्वल साइज़ की सीडलिंग्स जो है उन्हें चूज़ कीजिए। 3 खाली ग्लासेस लीजिए, सिमिलर वेसल्स लीजिए, उनको ए, बी और सी नाम कर दीजिए। अब जो ग्लास ए है उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स कर दीजिए। किससे मिक्स कर दीजिए, थोड़े से काऊ डंग से। अब जो ग्लास बी है उसमें यूरिया मिक्स कर दीजिए, और जो सी है उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए। फिर नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रोज रोज डालिए, रोज उनका बराबर ख्याल रखिए, सेफ प्लेस पे छोड़ दीजिए और डेली उन्हें वाटर कीजिए। 7 से 10 दिन बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या जो सारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ सेम है या किसी की ज़्यादा अच्छी है, किसी की ज़्यादा कमज़ोर है। तो आप देखोगे कि जो ए वाला है वो बेस्ट होगा क्योंकि उसमें आपने मैन्योर डाला है, बी वाला उससे थोड़ा कम होगा, और जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा क्योंकि ना आपने उसमें मैन्योर डाले ना ही फर्टिलाइजर्स डाले, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। मैन्योर के बारे में हमने क्या पढ़ा, उसमें न्यूट्रिएंट का कोई भी टॉपिक नहीं था, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में न्यूट्रिएंट नहीं था। पर जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट के लिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए अलग, पोटाशियम के लिए अलग, हर के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र्स आते हैं, ठीक है। तो अब ये मैन्योर से किस तरह से अलग होते हैं, तो मैन्योर का प्रोडक्शन कैसे होता है, फार्मर फील्ड में कर लेता है, पर ये जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है ये फैक्ट्रीज़ में होता है। इसके कुछ एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ डेवलप्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी फर्टिलाइजर्स के यूज़ से क्या होता है, फार्मर्स जो है उन्हें अच्छा खासा प्रोडक्ट मिलता है, अब चाहे वो कोई भी प्लांट उगाएं, अब चाहे वीट हो, पैडी हो या फिर मेज़ हो। पर अगर लालच, कहते हैं ना किसी भी चीज़ का ना ज़्यादा अच्छा ना कम अच्छा, एकदम प्रॉपर अमाउंट ज़रूरी है। फर्टिलाइजर्स कम डालो तो नुकसान हो रहा है, ठीक उसी प्रकार अगर हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी जो हमारी सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, और ये फर्टिलाइजर्स हैं ये भी वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स होते हैं। तो हमें प्रॉपर अमाउंट में उसका भी यूज़ करना चाहिए। अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है तो हमें फर्टिलाइजर्स तो डालने ही है, पर साथ ही साथ हमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है और थोड़े टाइम के लिए फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है। 2 क्रॉप्स के बीच में कम से कम 1 मंथ 2 मंथ के टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है, ठीक है। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। यानी जब हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। इससे सॉइल जो है उसमें वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। एक और मेथड है सॉइल को वापस न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने का है, वो है क्रॉप रोटेशन। इससे क्या करते हैं हम अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं, नहीं लगाते तो हैं, रेगुलरली लगाते हैं, पर अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो हैं हम लगाते हैं।
पहले के टाइम में क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे नॉर्थ इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर उस साइड में, उसमें क्या करते थे, सबसे पहले लेग्यूम्स ग्रो करते थे एक सीज़न में और अगले सीज़न में वीट ग्रो करते थे। इससे क्या होता है, इसमें सॉइल जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेनिश हो जाते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा है, इसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इस पे राइजोबियम प्लांट, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं। इससे जो हमारा वीट है उसको नाइट्रोजन मिलेगा, तो सॉइल रिप्लेनिश हो रही है। तो इसी तरह से हमारी जो सॉइल है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। फार्मर्स जो हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। पिछले क्लासेस में आपने भी राइजोबियम के बारे में पढ़ा, आपको पता है कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र क्या है, वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू के डिकम्पोजिशन के द्वारा हमें मिलता है। फर्टिलाइज़र जो है उसका प्रिपरेशन फैक्ट्री में होता है, जबकि मैन्योर का प्रिपरेशन फील्ड्स में भी हो जाता है। फर्टिलाइज़र से सॉइल को ह्यूमस नहीं मिलता और मैन्योर से सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस मिलता है। फर्टिलाइज़र्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो काफ़ी कम रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। तो इसमें कुछ डिफरेंस दिए आपको फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में। नाउ लेट्स सी एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी मैन्योर डालने से क्या फ़ायदा है। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल्स है और मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो सिंपल सी बात है बेस्ट तो होंगे ही। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। इसको हमेशा फर्टिलाइज़र से बेटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है देखते हैं। सबसे पहला, इससे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इन्हांस होती है। दूसरा, इससे सॉइल जो है वो पोरस होता है, छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं उससे, जिससे क्या होगा, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो आसान हो जाएगा और इससे फ्रेंडली माइक्रोब्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ होता है और साथ ही साथ सॉइल का टेक्सचर जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। दिस वॉज द पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इरिगेशन से स्टार्ट करेंगे, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू।